आपने सुनी है ऐसी चोरी के बारे में, इस तरह की चोरी के बारे में जहां पर मिलता है चोरी करने के लिए इंसेंटिव, सैलरी, वीकली ऑफ, एक बिल्कुल कंपनी की तरह। नमस्कार, एक बार फिर आपका न्यूज रूम में स्वागत है कुछ नए मुद्दों के साथ, हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो आज हम बात करेंगे राजधानी जयपुर की। जयपुर में लगातार चोरी का सिलसिला जारी है। ऐसे में आज नया केस सामने आया है। केस ये आया है कि चोरों ने एक ऐसी कंपनी बनाई जहां पर चोरों को जॉब दी जाती है, उनको सैलरी दी जाती है और एक टारगेट दिया जाता है चोरी के लिए। अगर चोरी अच्छी की और ज्यादा की तो उसका बाकायदा इंसेंटिव भी मिलता है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी एक्सपर्ट रितु हमसे जुड़ चुकी है। जी रितु। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसी एक कंपनी है जयपुर के अंदर जिसका नाम है कंपनी कल्चर के नाम से, और इसके अंदर उन लोगों को टारगेट दिया जाता था कि डेली की अगर आप इतनी चोरी करते हो तो आपको उस हिसाब से पर डे 30,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही अगर वो पूरी तरह से सक्सेसफुल होती है तो उसके साथ आपको इंसेंटिव भी मिलता था। और उसी के साथ ही उसने ना काफी सारी गैंग बना ली, 1,000-2,000 लोगों की उसने गैंग बना रखी थी। और सबको वो पहले तो वो टारगेट कर लेते थे किसी एक को, उसके बाद उस पे क्या करते थे कि किसी एक को बोलते थे कि तुझे यहाँ से गाड़ी उठानी है, उसके बाद वो किसी और को सप्लाई करता था। उसके बाद वो उसकी पूरे इंजन पंजर खोल के उसके पार्ट्स, गाड़ी के सारे पार्ट्स अलग कर दिए। करने के बाद वो कोई और लेके उसको सोल्ड करने जाता था, और जो बाकी का बचता था वो कबाड़ खाने में कोई अलग बेचने जाता था। तो ऐसे करके वो एक किसी चीज को टारगेट कर लिया करते थे और फिर एक पूरी प्लानिंग करके और उस चीज पे काम करते थे। और ऐसे ही करके जब वो पूरी चोरी हो जाती थी उसके बाद उसको 30,000 रुपये, जो उसका सरगना था, उनका जो लीडर था, वो उनको 30,000 पे करता था। साथ ही अगर वो सक्सेस हुई तो उनको इंसेंटिव भी देता था इसके अंदर ही। और ऐसे ही ये अभी 10 लोगों को, जो जयपुर पुलिस उन्होंने 10 लोगों के इसके अंदर पकड़ा है और काफ़ी लोगों के खुलासे होने अभी बाकी है। और इसके अंदर हर तरह की गाड़ियाँ, जो भी कोई अच्छी गाड़ी उनको दिखती थी, चाहे वो ई रिक्शा ही क्यों ना हो, रिक्शा ही क्यों ना हो, कोई मोटरसाइकिल है, कोई एक्टिवा है या कुछ भी है, तो वो इन हर गाड़ियों को, मतलब उनका मेनली फोकस था गाड़ियों पर, तो वो इन चीजों को टारगेट करते थे। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी मनी हिस्ट। मनी हिस्ट में होता क्या है, एक चोरों का लीडर होता है और उसकी एक पूरी टीम होती है। तो कोई तो हर बंदा एक अलग अलग चीज में एक्सपर्ट होता है। जैसे कि कोई टेक्निकल हेल्पर होता है, जो टेक्निकल मास्टर होता है एक तरह से। जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कैमरे को बंद करना, किसी लॉकर को खोलना, या आदि जो भी है। तो इसी तरह से रितु ने बताया कि ये टीम भी इसी तरह से अपने पूरे कंपनी को एक बना रखा है। तो दूसरी बात ये है कि आज अगर ये भांडाफोड़ हुआ है तो कहाँ पर हुआ, कौन से थाने पर हुआ और कितने लोगों को पकड़ा गया, जी बताइए रितु। ये जयपुर पुलिस ने किया है इसका भांडाफोड़। एग्जैक्ट मुझे जगह तो नहीं पता, बाकी जो जयपुर पुलिस ने इसका भांडाफोड़ किया है, मेनली हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं से टारगेट हो रहे हो। ये चाहे पहले से पुलिस ने इनको टारगेट कर रखा हो कि ऐसी ही कोई गैंग है जो इस तरह की चोरी वगैरह कर रही है। तो धीरे धीरे करके आज जो है 10 लोगों को इसमें पकड़ा है और कहा गया है कि इसमें और मैंने आपको बताया कि 1,000-2,000 लोग इसके टीम के अंदर शामिल है। तो अब सोच सकते हो कि वो कहाँ कहाँ काम कर रहे होंगे और कितनी उन्होंने चोरियां की होगी। 1,000-2,000 लोग हैं तो इसके अंदर। तो अब बात करेंगे हम यूपी इलेक्शन की। यूपी इलेक्शन में सपा का बहुत अच्छा दबदबा था। जहां बात हो रही थी 200 सीटों की, वहां हुआ कुछ और ही। जहां रैलियों की बात करें तो रैलियों में हमने देखा कई लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी सपा की रैलियों में। तो आखिर सपा जीती क्यों नहीं, इतना पीछे क्यों? तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट रहीम हमसे जुड़ चुके हैं। जी रहीम, बताएं। समाजवादी पार्टी की जीत की उम्मीदें पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में वो सभी लोग कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के कामों से परेशान हैं, दुखी। सब ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद भारतीय पार्टी का जो कमल है वो नहीं खिलेगा और कमल जवाल की तरफ जाएगा, डूबने की तरफ जाएगा। ये सब लोग उम्मीदें लगाकर बैठे थे क्योंकि रैलियों में बहुत भीड़ देखी जा रही थी। अखिलेश यादव की रैलियों में, रोड शो में, हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इस तरफ जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं खाली नजर आ रहा था। अब मैं बताना चाहूँगा कि हार के वो मुख्य कारण क्या रहे। सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस हार की सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं उनको मानता हूँ। मायावती ने दिल से चुनाव नहीं लड़ा। मायावती ये चाहती नहीं थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी जीते या हम सत्ता में आए। जब मायावती जीती थी 2007 में अक्सरियत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, अकेले ने अपने दम पे सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार क्या किया मायावती जी ने, कोशिश बिल्कुल की ही नहीं
समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साधती रही और उनकी खुद की ये इच्छा कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा प्रतीत होता हुआ लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को गैर जिम्मेदाराना गठबंधन उनके साथ वो कर रही है। जाहिरी तौर पर गठबंधन नहीं किया, स्पष्ट रूप से नहीं किया, लेकिन जहां पे समाजवादी पार्टी के मजबूत कैंडिडेट थे, जहां पे समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, वहां उन्होंने उसी का जो जिसको हम कहते हैं जाति कार्ड, जात का जो कार्ड है, जाति कार्ड उन्होंने वहां खेला और इस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात, जो स्लोगन थे भारतीय जनता पार्टी के, वो बहुत ज्यादा काम कर गए। जिस तरह से उन्होंने राशन दिया, राशन के अंदर लास्ट के 2 महीनों में उन्होंने नमक भी फ्री दिया। पहले सिर्फ दाल चावल और तेल दे रहे थे, बाद में जब नमक फ्री किया तो उनका एक स्लोगन इलेक्शन के टाइम पर आया था कि नमक का कर्ज चुकाना होगा। लोग भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, वापस झुक गए। बुलडोजर वाले को लाएंगे जो माफिया को दूर करेगा, तो इलेक्शन में उनके प्रचार, उनके रोड शो के अंदर हमने बुलडोजर देखे तो लोग आकर्षित हुए, प्रभावित हुए। जातीय ध्रुवीकरण किया, हिजाब के मामले को जिंदा किया, उठाया। काशी कॉरिडोर की बात कर लो, आप राम मंदिर की बात कर लो, जो राम मंदिर लाए उन्हें हम लाएंगे। तो जो जातीय ध्रुवीकरण की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही खेल रही थी, वो कामयाब रही, सफल रही। और इनकी बात करें हम समाजवादी पार्टी की, तो उनकी शक्ल बीजेपी ने स्पष्ट करी थी कि ये मुस्लिम प्रशंसक है, मुस्लिमों के पसंदीदा लोग हैं, ये तो हज की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। तो समाजवादी पार्टी अपनी जो शक्ल है वो इस रूप से हटा नहीं सकी। टिकट भी 75 से 80 के करीब उन्होंने जो टिकट थे वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिए। हालांकि मुस्लिम कैंडिडेट 36 के करीब जीते भी हैं, ये बात भी सबके सामने। तो कुल मिला के जो वोट हुआ वो मुद्दों पे नहीं हुआ, बेरोजगारी पे नहीं हुआ, कोविड कोरोना में जो लाशें बह रही थी उन पर नहीं हुआ, चुनाव उन लोगों पर नहीं हुआ जो परेशान थे सरकार से, महंगाई से, बेरोजगारी से। किसी भी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव अगर हुआ है तो 80-20 का जो डायलॉग था योगी आदित्यनाथ का कि 20 मुस्लिम है और 80 हिंदू है, इसी ध्रुवीकरण के आधार पर वोट हुआ और यही मुख्य कारण थे समाजवादी पार्टी की हार। और रैलियों की भीड़ की आपने बात की तो मैं बताना चाहूंगा, बिहार में आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव की रैली हमने देखी, बहुत भीड़ थी। मोदी गए, सीटें खाली थी। जो सीएम है अभी बिहार के नीतीश कुमार, उनकी रैलियों में भीड़ नहीं थी, लेकिन भीड़ थी तेजस्वी यादव की रैलियों में। लेकिन नतीजा क्या आया? बिल्कुल उलट। मोदी फैक्टर चला, मोदी जादू चला, जातीय ध्रुवीकरण चला। सेम उत्तर प्रदेश में ही। पंजाब में जो कल आम आदमी पार्टी ने जो कर दिखाया है वो काफ़ी अविश्वसनीय था। तो वहाँ का चुनाव कैसा रहा? इतने भारी मतों से आम आदमी पार्टी कैसे विजयी हुई इतने कम समय में, ये हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट जावेद खान से। जी जावेद। जी बिल्कुल सलमान, कल का जो चुनाव था वो वाकई में अहम था कि 5 विधानसभा सीटों पे चुनाव थे। तो सीधा मैं पहले तो आपको यूपी चुनाव के बारे में बताना चाहूँगा कि यूपी चुनाव बहुत अहम है देश के लिए। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 400 प्लस सीटों पर चुनाव था, जिसमें एक तरफ जो है योगी जी ने जीत दर्ज की बीजेपी ने। वही आपको बताऊं कि कांग्रेस की तरफ से इस बार जो है एक प्रियंका गांधी को उतारा गया था, जिन्होंने लड़कियों के मुद्दों पर ये चुनाव पूरा लड़ा और उन्होंने ज़्यादातर अपने जो कैंडिडेट थे चुनाव में वो औरतों, लड़कियों और महिलाओं को उतारा था। तो सलमान, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल के चुनाव का जो परिणाम था वो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक हार्ट अटैक की तरह था और कई पार्टियों के लिए ये बहुत खुशी का माहौल था। जैसे कि बीजेपी के लिए 4 राज्यों में सरकार बनाना ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार हमले हो रहे थे, लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, चाहे लखीमपुर कांड हो या रेप की घटनाएं जो देश में हो रही थी, महंगाई को भी मुद्दा बनाया जा रहा था, लेकिन जनता ने इन सभी को नकारते हुए बीजेपी को बहुमत देके ये साबित कर दिया कि बीजेपी का काम धरातल पर है। पहली बात तो ये सबसे बड़ी सीट यूपी की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 270 के आसपास जो सीटें जीती है वो काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं उनका काम है धरातल पर। अब ये तो बनाने वाली बात होगी कि जो मुद्दा कुछ और था, हिंदू मुस्लिम था, 270 सीटों पर नहीं जीतते तब ऐसे मुद्दे होते। वाकई में उन्होंने कुछ काम किया तब जाके उन्हें सीट मिली है। कहीं ना कहीं उनका जो परिपक्व अगर मुद्दा बताऊं तो वो एक तो धर्म को लेकर कठोरता से चले, दूसरा उन्होंने जो यूपी की कानून व्यवस्था है वो मजबूत की हुई। इन 2 मुद्दों ने उन्होंने उत्तर प्रदेश को जीत लिया, क्योंकि माना जाता था कि सपा के राज में गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी। हम भी कई ऐसे वाक़या देखते थे जहाँ पर टोल टैक्स पे
मार धाड़ हो गई, किसी का कत्ल हो गया, रेप हो गया, ये घटना सपा के राज में ज़्यादा होती थी। लेकिन यूपी के अंदर योगी ने पुलिस को फ्री हैंड छोड़ दिया कि आप जो अपना फ्री हैंड हो। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी ये है कि वो हमेशा अपने आप को जनता का नेता बोलते हैं, लेकिन वो जब भी बात करते हैं तो एक खास संप्रदाय की बात करते हैं। अब वो जनता के नेता है, जनता में सभी आते हैं, सभी संप्रदाय के लोग आते हैं, उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। ये तो योगी आदित्यनाथ की बात होगी। अगर मैं बात कांग्रेस खेमे की करूँ तो कांग्रेस ने इस बार अपना जो उम्मीदवार था, जो अपना मजबूत चेहरा था, जिसको स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी जी को उतारा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 के जो चुनाव में कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से इसलिए हारी क्योंकि प्रियंका गांधी के जो पति है वाड्रा, उनको मुद्दा बनाया गया था। उनसे रिलेटेड जमीन घोटालों की वजह से कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से जो है निशाने में थी पार्टियों के। इस वजह से जो है कांग्रेस वो चुनाव हारी थी, उसे बड़ा मुद्दा माना गया था। लेकिन इस बार 2022 के अंदर या 21 के अंदर उन्होंने काम शुरू किया प्रियंका गांधी के जरिए। प्रियंका गांधी ने अपना एक अलग ही मुद्दा बना के चला कि लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ। इस बिहार पर, इस फोकस पर उन्होंने अपना पूरा चुनाव मैदान में उतारा। काफ़ी लड़कियों को टिकट दी। ये पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट मिली है। लेकिन वो बात अलग है कि जो है जनता ने उन्हें नकार दिया। लेकिन यहाँ प्रियंका गांधी की राजनीति खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरी और एक अच्छी राजनीति का परिचय यहाँ दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि कांग्रेस इसी राजनीति को लेकर आगे जाना चाहेगी, क्योंकि फेल का मतलब फेल नहीं होता है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ होता है। ये प्रियंका गांधी जी का फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ है, जो मेरे को लगता है कि ये आगे भविष्य में जो है कांग्रेस को एक बड़ा मजबूत नेता दे रही है। जिस तरीके से हम इंदिरा गांधी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी के काल की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी जी की छवि देखने को मिलती है। भाई अगर सपा की बात करें तो अखिलेश यादव ने बहुत दमखम दिखाया और उनका ये दमखम काम भी आया। उन्होंने प्लस 80 सीटें जीती। पिछली बार के मुकाबले इस बार उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और इस साल उन्होंने अच्छा काम किया है और आगे भी जाके जो है उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बदलाव है, ये बदलाव ही है। क्योंकि योगी जी को पिछले बार के मुकाबले इस बार कम सीटें मिली, -57 के आसपास लोगों को नुकसान हुआ है। दूसरी बात, चंद्रशेखर आज़ाद और बीएसपी की बात करना चाहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने एक जाति विशेष पर चुनाव लड़ा, एक जाति को फोकस रखा, तो कहीं ना कहीं ये उनको नुकसान हुआ। और यहाँ तक कि वो जिस सीट से खड़े हो वहाँ पर उनकी जमानत ही जब्त हो गई। उन्हें मात्र सिर्फ 500 प्लस वोट मिले, जो कि बहुत ही एक स्टार नेता के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। वही मायावती का कल बयान आया कि मायावती ने कहा कि मुसलमानों ने एक तरफा वोट कर दिया सपा को, और जो दलित लोग थे, वो इस डर से बीजेपी को वोट दे दिए कि अगर सपा आ गई तो वापस गुंडाई हो गई। ये तो बहानेबाजी है, जीतने वाले जीत गए हैं और जो है यूपी के अंदर योगी सरकार आ गई है, मुबारक हो उनको। बात अगर पंजाब की करना चाहेंगे तो पंजाब में बहुत ही अच्छा और ये जो है इतिहास बनाया गया है, एक नया इतिहास बनाया गया है कि आम आदमी पार्टी कोई दूसरी तीसरी पार्टी उभर के आई है। अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी हम सुना करते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत ही साफ सुथरी छवि वाली पार्टी आ रही है। यहाँ तक कि भगवत मान को उन्होंने सीएम चेहरा बनाया है और अरविंद केजरीवाल ने आज 2 बयान दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी दफ्तर में ना तो किसी नेता की फोटो होगी और ना ही किसी पॉलिटिकल लीडर की फोटो होगी 2 फोटो हर दफ्तर में मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको बाबा साहब अम्बेडकर की और एक भगत सिंह की। तो उन्होंने ये पहला ही मैसेज दे दिया कि यहाँ पर कोई राजनीति नहीं चलेगी और उन्होंने इसके जरिए दलितों पर भी अपना जो है वोट बैंक हासिल करने का काम कर लिया। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए सबके लिए रिस्पेक्टेबल है और दलितों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, ऐसा माना जाए तो इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। दूसरी बात, उन्होंने चुनाव जीतते एक बात और कही थी कि मैं आने वाले भारत को ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ जहाँ पर इंसान इंसान से प्यार करे, जहाँ पर एक जाति धर्म दूसरे जाति धर्म से या एक धर्म वाले दूसरे धर्म से नफरत ना करे। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में ये ऐलान कर गए कि अब तो पंजाब जीता है, धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान भी केजरीवाल जीतेगा। क्योंकि भारत की जनता को कहीं ना कहीं एक तीसरे ऑप्शन की जरूरत थी और मुझे लगता है कि कांग्रेस के खत्म होने के बाद, जिस तरीके से कांग्रेस खत्म हो रही है और आम आदमी पार्टी एक प्रबल दावेदार के रूप में उभरेगी,
तो मैं इसी के साथ जो है केजरीवाल को धन्यवाद करूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत करी है। वही छत्तीसगढ़ के अंदर भी इतिहास दोहराया गया है और कोई नई बात नहीं है, उन्होंने पहले भी जीता था लेकिन नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ में। उत्तराखंड के अंदर भी जो है उन्हें थोड़ा नुकसान हुआ है। जो सीएम कैंडिडेट खुद थे वो खुद हार गए उत्तराखंड में, लेकिन यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन गई, मणिपुर में बीजेपी की सरकार बन गई, गोवा के अंदर टक्कर की बात रही कि कांग्रेस ने 11 सीटें जीती है और जो है बीजेपी की सरकार बन गई है। तो धीरे धीरे भारत के नक्शे को देखें तो ये भगवा कलर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बाकी अगर अरविंद केजरीवाल जैसी परिपक्व और साफ सुथरी छवि वाला नेता अगर आगे आता है तो हम आशा करते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अगर भारत में रहेगी तभी ये भारत देश एक लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। सलमान, मैं यही कहना चाहता हूँ चुनाव के बिहाफ पर। अभी जावेद, एक बार फिर से पंजाब पर आते हैं जी। आम आदमी पार्टी इतने बहुमत से वहां पर जीती है तो इतनी कम समय में, तो इसका एक क्या फॉर्मूला रहा है, क्या मुद्दे क्या रहे? जी, मैं सलमान आपको बताना चाहूँगा कि जब अरविंद केजरीवाल ने वहाँ प्रचार किया था तो उन्होंने 1 लाख बिजली के बिल वहाँ की जनता को दिखाया और कहा कि चेक करो, सभी की जो राशि है वो शून्य है, मतलब किसी के बिजली का बिल नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि अगर प्रबंध मैनेजमेंट अच्छा हो तो ये जनता का ही पैसा है, जनता अपने पैसे में, उनका हक है कि जनता अपने पैसों के अंदर मुफ्त बिजली का जो है उपयोग करे या पानी का उपयोग करे, क्योंकि ये जनता का ही पैसा है। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम बना तो उन्होंने किसी और सीएम का जो है एग्जांपल दिया कि फला सीएम ने सरकारी पैसे से एक चार्टर्ड प्लेन खरीदा है। उन्होंने कहा कि मैंने प्लेन नहीं खरीदा जी, मैंने तो जनता के लिए बिजली फ्री कर दी, मेरी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल जब पंजाब के सामने पेश किया तो पंजाब की जनता पूरी तरह से दिल दे बैठी अरविंद केजरीवाल को और एक ही बार में जो है आप सरकार जीत गई। तो देखा, जावेद ने हमें कितने अच्छी तरह से सुंदर और बढ़िया तरीके से पूरा ब्रीफ किया है कल के चुनाव को लेकर। तो कल फिर हम न्यूज रूम में मिलेंगे नए मुद्दों के ऊपर और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।